नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज का पॉडकास्ट बेहद ही खास होने जा रहा है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक परिचय छोटा सा करा देते हैं। हमारे साथ सुनीता गोदारा जी हैं। सुनीता जी मैराथन एथलीट हैं जिन्होंने 1992 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप की जीती थी और अब तक 76 मैराथन पूर्ण की हैं, जीती हैं, और जिनमें 26 देशों में 25 गोल्ड मेडल शामिल हैं, 12 सिल्वर मेडल है और 13 ब्रॉन्ज मेडल। हमारे साथ विजेता है। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। धन्यवाद। सबसे पहले आप कैसी हैं? मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि अब मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर एक एपिसोड कर रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैराथन किस ज़माने में मैंने शुरू की थी और अभी तक मैराथन प्रमोट भी कर रही हूँ जी तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। बिल्कुल। मैम, मेरा पहला सवाल कि आप 1980 में दिल्ली आई हाँ जी। और इसके बाद आप 84 में मैराथन के बारे में आपको जानकारी मिली, तो मैं चाहूँगा आप शुरुआती दौर के बारे में अपने बताएं। देखिए, मैं जब श्री अरबिंदो आश्रम मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है तो वो लोग इंटरनेशनल यूथ कैंप्स किया करते थे। तो हम बोकारो में रहते थे, बोकारो स्टील सिटी में। अभी वो झारखंड है, तब वो बिहार हुआ करता था। मेरे फादर वहाँ सेल में चीफ इंजीनियर थे। तो बोकारो से हम दिल्ली आए उस इंटरनेशनल यूथ कैंप की वजह से, क्योंकि वहाँ पर हमने जब कैंप अटेंड किया तो रॉक क्लाइंबिंग में हम ए ग्रेड में पास हुए, उनकी ट्रैकिंग में हम बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत डिसिप्लिन थे और उनकी हर एक्टिविटी में हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो इंटरनेशनल यूथ कैंप में एक बेस्ट कैंपर हुआ करता है, तो वो सुनीता गोदारा हो गई। फिर वहाँ जो तारा दीदी थी, जिनका वो श्री अरबिंदो आश्रम है दिल्ली का, उन्होंने कहा कि दिल्ली आओगी, हम तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं आश्रम में एज अ हॉस्टल वार्डन। क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन वगैरह देखी तो उन्होंने अब मैं खुद 20 साल की 16 साल की 14 साल की लड़कियों को मुझे संभालना है, लेकिन दिल्ली आना बिहार से किसी लड़की के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने अपने फादर से कहा, उन्होंने कहा ठीक है, चले जाओ। हम दिल्ली आए 1980 में, और जो आप कह रहे हो 84 में जो मैराथन करी तो तारा दीदी ने मुझसे कहा था कि अब ये जो लड़कियां हैं ना, इनको तुमको संडे को बिजी रखना है, क्यों नहीं तो संडे को फिर ये लोग पीछे के गेट से भागने की कोशिश करती हैं आइसक्रीम खाने के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो इनको इतना बिजी रखो कि इनके इधर उधर ध्यान न जाए। तो मुझे रनिंग बहुत पसंद है, शुरू से बहुत पसंद थी। तो मैंने कहा इनको मैं पूरी दिल्ली घुमाती हूँ। तो हमने इनको पूरा कुतुब मीनार क्या, सैनिक फार्म, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, और 82 में तो अपना नेहरू स्टेडियम भी साइट सीइंग प्लेस हुआ करता था। तो नेहरू स्टेडियम मतलब हर किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में है ये। तो उनको हम हर संडे ले जाया करते थे। फिर हमारी स्कूल बस आ जाती थी, पिकनिक करते थे उस जगह में। और इस तरह से रनिंग का ये जो कीड़ा था ज़्यादा जब शुरू हुआ, लड़कियां तो अपने एग्जाम में बिजी हो गई तो उनकी तो रनिंग बंद कर दी गई। हमने कहा ये हम रोज ही कर लेते हैं, तो रोज हम 10-12 किलोमीटर दौड़ लिया करते थे, शौकिया। तो तारा दी ने एक दिन हमसे कहा कि मैराथन हो रही है, रथ मैराथन, तो तुम उसमें पार्ट लो। मैंने कहा भाई क्या डिस्टेंस होगा, हम तो 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो बोले 42 किलोमीटर होता है। मैंने कहा मैं एक बार 30 किलोमीटर करके देखती हूँ। तो मैं IIT के पास है ये मदर्स इंटरनेशनल स्कूल श्री अरबिंदो आश्रम, IIT से पालम, उस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, IIT से पालम दौड़ते हुए गए, वापस आए। हमारे साथ में साइकिलिस्ट भी थे आश्रम के, तो हमें बड़ा मज़ा आया। हमने कहा ये तो मैराथन कर सकते हैं हम। मैराथन की तो उस समय उस ज़माने में इंडिया में बहुत कम लड़कियां जो बहुत टॉप लेवल की होती थी और उनके अंदर एंड्योरेंस होता था, वही मैराथन में आती थी। उस ज़माने में ऐसे 600 लड़कियां, 1000 लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो टॉप लेवल के एथलीट्स थे ना, वही मैराथन जैसे इवेंट में जाते थे। या तो आर्मी के बॉयज़ होते थे जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, क्रॉस कंट्री में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, ऐसे वाले। तो अच्छा, 80 की दौर की अगर हम बात करें तो लगभग क्या उस समय ये था कि चूल्हा चौकी चार दीवारी में ही महिलाओं को बांध के रखा जाता था और उनको बाहर निकलने का मौका कम दिया जाता था, ऐसा है क्या? 80 के दौर में स्पोर्ट्स में लड़कियों का आना एक अलग संघर्ष था, क्योंकि पहले तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता था और जो पढ़ लिख गई वो तो अपना आगे करियर में चली गई, लेकिन स्पोर्ट्स में आने वाली लड़कियां क्योंकि उनको स्टेडियम जाना है या उनको अर्ली मॉर्निंग रनिंग करनी है। मैराथन में तो बहुत ही प्रॉब्लम थी, 5 बजे
सुबह उठ के तो अंधेरा है, हाँ। आधे साल तो 5 बजे अंधेरा रहता है, तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी। इस वजह से लड़कियों को प्रॉब्लम तो होती थी, फैमिली की तरफ से पूरी आज़ादी नहीं मिलती थी, दूसरा वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको जी। प्रॉब्लम थी। तो बहुत कम लड़कियां थीं जी। जो अगर कैंप्स वगैरह में हैं तो उनका तो ठीक है चल जाता था, लेकिन अदरवाइज बहुत ही दिक्कत थी, बहुत कम लड़कियां बाहर निकलती थी स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल, एक सवाल ये मेरा कि एशियाई मैराथन में आपने गोल्ड मेडल जीता, तो आप क्योंकि आपके पास 26 देशों का अनुभव है और 25 गोल्ड मेडल और 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज़ मेडल जैसा कि मैंने शुरुआत में दर्शकों को बताया। तो आप इसके विषय में थोड़ा बताएँ कि आपने भारत का मान बढ़ाया दुनिया में, गोल्ड मेडल पाना इतना आसान होता नहीं, उसके बारे में थोड़ा अनुभव हमारे दर्शकों को बताएँ जो न्यूकमर्स हैं और जो एथलीट में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संघर्ष है, क्या उनको मेहनत करना है? देखिए मैराथन, क्योंकि इसके लिए जुनून होना चाहिए, लव फॉर रनिंग तो होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ में प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मेरी 87 में शादी हुई, 84 में मैंने रथ मैराथन जीती, 85 में इलाहाबाद मैराथन में पोडियम फिनिशर रही और 87 में जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर ही काम करना शुरू किया कि जीत तो मैं पहले भी रही थी। 84 में जब मैंने नेशनल चैंपियन बनी तो मुझे बॉस्टन मैराथन भेजा गया था। तो जब मैं बॉस्टन मैराथन गई तो वहाँ पर मैंने 1000 उस समय बॉस्टन मैराथन में 85th बॉस्टन मैराथन थी, अभी तो 127th ऐसे कुछ हो रही है। तो लार्जेस्ट मैराथन है, द ओल्डेस्ट मैराथन ऑफ वर्ल्ड। तो मैंने जब वहाँ पर 1000 लड़कियों को देखा दौड़ते हुए तो मुझे लगा कि ये तो पैशन बना लेना चाहिए। तो जब मैं वापस आई देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो मैं प्रैक्टिस करती थी, इंडियन मैराथन जीती थी। इंडिया में सिर्फ 3 मैराथन होती थी, एक पुणे मैराथन, एक इलाहाबाद मैराथन और एक दिल्ली मैराथन। जी। तो ये काफ़ी नहीं है एक मैराथन रनर के लिए। 87 में जब शादी हुई तो 88 में हम सबसे पहली मैराथन फुकेट इंटरनेशनल मैराथन, जब क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, पूरी साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए, तब जाके आप चैंपियन बनते हैं। जैसे अभी के ज़माने में दौड़ तो लाखों लोग रहे हैं, लेकिन चैंपियन बनने के लिए वो चैंपियन ब्रीड होनी चाहिए, साइंटिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, पूरा का पूरा कोच का साइंटिफिक बैकग्राउंड का बैकअप होना चाहिए। तो क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी तो मैंने स्पोर्ट्स साइंस लैब थी पुणे में, उसमें अपने साई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में साइंस लैब थी, सब में अपने टेस्ट कराए, पता चला कि मैं 235 की फिटनेस हूँ, 235 की मेरा कैलिबर है। बस जब पता चल गया तो फिर तो बस अंधाधुन प्रैक्टिस शुरू की प्रॉपर तरीके से। और फिर पहला गोल्ड मेडल कब मिला आपको? इंटरनेशनल में पहला मेरा था 1989 में पिनांग इंटरनेशनल मैराथन, क्योंकि पिनांग इंटरनेशनल मैराथन ने मुझे इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि मैंने 88 में पुणे इंटरनेशनल मैराथन में विन किया था। तो वो नेशनल चैंपियन को इनवाइट करते थे, तो मुझे इनविटेशन आया। पिनांग इंटरनेशनल मैराथन में क्या हुआ था कि कैसे ये 26 कंट्रीज कवर हुई कि वहाँ पर ऑल इंटरनेशनल मैराथन रोड रेसेस जो एम्स की बॉडी है उसका वहाँ पर स्पोर्ट्स सेमिनार था। तो सारे वर्ल्ड के फेमस जो एम्स की मैराथन्स होती हैं, रिकॉग्नाइज मैराथन फ्रॉम वर्ल्ड एथलेटिक्स, वो सब वहाँ पर थे। तो वहाँ पर मैंने भी एक लेक्चर दिया, पढ़ी लिखी मैराथन रनर होने के। मैं डॉक्टर सुनीता गोदारा, डॉक्टर इसीलिए लगता है मेरे। तो मैंने पीएचडी में मेरी डॉक्टरेट है। तो वहाँ पर मैंने लेक्चर दिया जो था मैराथन रनिंग एंड इट्स हैजर्ड्स इन इंडिया। जब मैंने बताई प्रॉब्लम्स इंडिया की तो चाइनीज जो चाइना वॉल की रेस डायरेक्टर थी वो आई, उसने कहा हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है विमेन की। तो विमेन को हर जगह जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर बॉडी फैट कॉम्पोजिशन और वो सब सारी साइंटिफिक बातें करी। जापानीज न्यूज़पेपर में हमारा आर्टिकल आया और वो जितने थे उनमें से 7 रेस डायरेक्टर्स ने मुझे बुलाया। जब मैंने वहाँ पर विन की मैराथन्स तो फिर उसके बाद आई 92 में एशियन मैराथन आई। और एशियन मैराथन में क्या हुआ, फेडरेशन को भेजना ही है, मैं फेडरेशन की बेबी नहीं हूँ लेकिन नेशनल चैम्पियन थी। तो कहते ना अपॉर्चुनिटी जब मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जब फेडरेशन का मेरे पास में कॉल आया कि आपको एशियन चैम्पियनशिप में जाना है तो हमने ना नहीं किया। तैयारी तो पूरी रहती थी, कभी लंदन की तैयारी कर रहे हैं, कभी पेरिस की कर रहे हैं, कभी मलेशिया की, तो बैग भी तैयार रहता था और ट्रेनिंग भी तैयार रहती थी। तो मैं पूरे साल अपनी फिटनेस रखती हूँ। हमारा ऑफ सीजन सिर्फ 2 महीने का होता था,
मई जून वाला, लेकिन फिर जून में पेनांग मैराथन होने लगी थी तो हम उस समय भी फिट रहते थे। बिल्कुल। अक्टूबर में हुई, हाँ, यहाँ से जब मुझे भेजा गया तो फेडरेशन ने नहीं सोचा था कि मैं जीत के आऊंगी। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कह के भेजा, विनर टेक्स इट ऑल, हाँ, सेकंड को कोई नहीं पूछता। हाँ। तो बस उसी दमखम बिल्कुल। के साथ। अच्छा देखिए, राहुल गांधी की अगर आपने हमें एक थोड़ा सा कनेक्ट, क्योंकि आपने इलाहाबाद की बात की और इलाहाबाद मैराथन में मुझे एक स्टोरी आपकी याद है कि राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के नाम पे मैराथन हुआ था और वहाँ पर कुछ आपने भेदभाव देखा, महिलाओं के साथ भेदभाव, फिर इसके बाद आपको बड़ा दुख हुआ, हर्ट हुआ, फिर आपने कुछ बात आवाज़ उठाई, राजीव गांधी ने एक आदेश दिया, बहुत रोचक बात है। और राहुल जी भी अगर सुने ये पॉडकास्ट हमारा तो सुन ले, उनके पिताजी ने अरे क्या महिलाओं के लिए किया था और उसको सुन ले, ये बहुत बेहतरीन बात बताएंगी सुनीता जी, बताइए वो देखिए, वाकया। 85 में मैं कुल 25 साल की थी। तो मैं मैराथन में वहाँ पे जब पोडियम फिनिशर बनी तो हमें बड़ा सिखाया गया कि आप ऐसे जाओगे, प्रोटोकॉल बताया गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर आपको प्राइज़ देगा तो आपको बस 1 मिनट लगाना है और ऐसे करना है। लेकिन मेन को 10 प्राइज़ मिल रहे थे और फीमेल्स को सिर्फ 3 प्राइज़ मिल रहे थे। अच्छा। मेन का प्राइज़ 1 लाख था तो लड़कियों का 25,000 था। हाँ। 25,000, 10,000, 5,000 और मेन में था 1 लाख 50,000, 25,000, फिर 5 5 5 5 कंसोलेशन प्राइज़। हाँ। वो सिस्टम आज भी है। हाँ। लेकिन मैंने क्या किया, एक लिफाफा बनाया। जो लड़की 6th आई थी, लेडी, वो 65 ईयर्स की थी, तो हमारे लिए उस जमाने में वो ओल्ड महिला थी। हाँ। तो मैंने बस राजीव गांधी को इतना कहा कि ये बुजुर्ग महिला 6th आई है, मेरी तरफ से इसको कॉन्सोलेशन दे दो क्योंकि बहुत रो रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इंदिरा गांधी के नाम से मैराथन करते हैं और इतना डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। तब से मेन का और वुमेन का प्राइस सेम हुआ मैराथन में और अब महिलाएं फायदा मतलब उठा रही हैं उसका। ये क्रेडिट राजीव गांधी जी को जाता है और उनके आदेश पर। हाँ, लेकिन आवाज मैंने उठाई नहीं तो उनको तो पता ही नहीं चलता। मतलब आप अभी भी अगर बड़े नेताओं के पास आवाज पहुंचे तो मतलब मामला बन सकता है। हाँ, अगर उनके अंदर वो विल पावर है कि हाँ। वो कुछ बदलाव चाहते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में, वो कहते हैं कि फिट रहिए, ऑयल कम खाने की बात कह रहे हैं, और हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं क्या लोग अनफिट हो रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, जब से फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ है तब से तादाद बढ़ गई है उन लोगों की जो फिटनेस करने लगे हैं, तो फर्क तो आया फिट है। रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया। यस, ये बात जो हाँ, कही जा रही है। जैसे खेलो इंडिया शुरू हुआ, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। तो जब फिटनेस करेंगे तो फिट रहेगा इंडिया, तो मतलब हम फिट तो देश फिट। बिल्कुल दर्शकों, फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया, ये बात जो है याद ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स बहुत होती है, मैंने भी सुना है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स को लेकर, क्या है? देखिए, मेरी जब मैंने जब महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई कि महिलाओं का प्राइस क्यों इतना कम है, तो वहाँ के जो स्पोर्ट्स बॉडी थी उनको लगा मैंने रायता फैला दिया। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी अच्छी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसी को स्ट्रगल कहते हैं, लेकिन सही चीज़ के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो लोगों को लगता है हम उनके अगेंस्ट हैं। जब मैंने ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, तब फेडरेशन को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये लगने लगा था, स्पेशली फेडरेशन को, कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ। जबकि भाई आप भी तो डोपिंग को बंद करना चाहते हो, और अगर डोपिंग इन स्पोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, मैंने ये इसी का पीआईएल किया था और हो रही थी, उसके प्रूफ ऐसे आ रहे थे कि लेफ्ट हैंड डज नॉट नो व्हाट राइट हैंड इज डूइंग। हमारे में जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, अगर ए ऑर्गेनाइजेशन बी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर नहीं काम करता है और कोर्ट में मसला है, और अगर कोर्ट जज ने कहा ए से कि भाई तुम क्या कर रहे हो डोपिंग रोकने के लिए, तो मतलब सिंपल सी बात है, उस समय फेडरेशन सजा दिया करती थी। जो डोपिंग करते थे अगर पकड़ा जाते थे तो उनको फेडरेशन सजा देती थी। तो हमारा ये था कि 157 डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए, उनको तो सजा नहीं दी। मैं ये बात समझना चाहता हूँ, हमारे जो आम दर्शक जो हैं, जो इतने टेक्निकल नहीं जानते, डोपिंग होता क्या है, क्या करते हैं इसमें? देखिए, तो कुछ समझाइए। आर्टिफिशियल ड्रग्स होती हैं मसल एनहांसमेंट की, पावर बढ़ाने की, ब्लड सेल्स बढ़ाने की। तो कुछ खिलाड़ी चीटिंग, इसको चीटिंग कहते हैं, डोपिंग इज चीटिंग इन स्पोर्ट्स। तो वो चीट करने के लिए अपने आर्टिफिशियली अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, बढ़ती सिर्फ 10% ही है। कोई भी चैंपियन डोप लेके चैंपियन बन जाए ऐसा नहीं होता। आपके अंदर चैंपियन के दाने होने चाहिए, पहली बात तो।
डोपिंग करने से जब आप पकड़ा जाते हैं, आजकल तो 4 साल का बैन है, हाँ, दोबारा पकड़ा जाओ तो 8 साल का बैन है, यानी कि आपकी लाइफ खत्म। हाँ, फिर भी लोग चीटिंग कर रहे हैं कि जॉब लग जाए। हाँ, चीटिंग करेंगे तभी, मतलब उनको ये लगने लगता है कि तभी तो हम फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगे। हाँ, लेकिन वाकई में अगर आपके अंदर दाने नहीं है ना, हाँ। तो आप कितने इंजेक्शन लगा लो, कितनी दवाई अच्छा, खा लो, कुछ नहीं एनर्जी होगा। इनहांस करने के लिए ऐसा किया जाता ताकि हम बहुत तेजी से दौड़ सके। आपको थकान ना हो। हाँ, तो भाई हमारे आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथ में है ऐसी जड़ी बूटियां हाँ, जिनको खा के भी आप अच्छा कर सकते हैं। डाइट। डाइट, हाँ, डाइट अच्छी और प्रैक्टिस अच्छी, यस। उससे भी कर सकते हैं। और डोपिंग को तो सच में बैन होना चाहिए। तो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं। नाडा आ गई है, हाँ, नेशनल एंटी डोपिंग, हाँ, वाडा आ गई है, हाँ। वर्ल्ड एंटी डोपिंग। रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीटर्स कहीं ना कहीं से अपना काम कर ही जाते हैं, बिल्कुल। बट नॉट अच्छा ऑल। मैम, एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ, डोपिंग को लेकर आपने इतनी आवाज़ उठाई और फिर इसकी वजह से मैंने सुना कि कई सारे अवार्ड्स आपके रुक गए। जैसे अर्जुन अवार्ड्स आपको मिलने वाले थे, वो नहीं मिला। फिर इसके बाद ध्यानचंद अवार्ड्स आपको मिलने वाले थे, ये हाँ, नहीं मिला। शॉर्टलिस्ट हुई हूँ मैं 3 बार। हाँ, तो क्या आप निराश हुए? क्या हुआ नहीं, उसके विषय में बताइए? देखिए, अगर मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया, हुँ, इसलिए नहीं दिया गया कि उस समय नया-नया हमारा पीआईएल चल रहा था, डोपिंग इन स्पोर्ट्स पे। हुँ, तो मतलब बेवकूफ़ी कहूँगी मैं कि फेडरेशन को लगा मैं उनके अगेंस्ट लड़ रही हूँ। हुँ, जबकि अगर आप भी डोपिंग को बंद रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो खुलासा हो, जिन्होंने डोपिंग की है उनको सज़ा मिले, हुँ, तो हम आपके साथ हैं। हुँ, लेकिन उनको लगा कि नहीं, हम उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं। तो फिर उसी समय मेरा ये 92 की बात है, उस समय केस भी बहुत तगड़ा था। हम भी एशियन चैंपियन थे। 94 में हमें गवर्नमेंट ने ही वो कैश अवार्ड भी दिया, हुँ, जो हर एशियन चैंपियन को मिलता है, और उसके बाद अर्जुन अवार्ड भी मिलता है। हुँ, लेकिन अर्जुन अवार्ड के लिए मेरा नाम कभी भी रिकमेंड नहीं हुआ। हुँ, हाँ, बट ध्यानचंद अवार्ड के लिए 3 बार शॉर्टलिस्ट हुआ। जी, ठीक है। जब शॉर्टलिस्ट हुआ तो यानी कि मिलना चाहिए था। लेकिन जब फेडरेशन के पास मेरी फ़ाइल पहुंचती है, तो स्पोर्ट्स प्रमोशन में वो मुझे ज़ीरो दे देते हैं। जी, जबकि मैं पिछले 40 साल से फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रही हूँ स्पोर्ट्स के, हुँ, एलीट एथलीट्स हैं जिनको सपोर्ट कर रही हूँ। हुँ, हमारे कुछ सीएसआर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हुँ, मैंने स्त्री शक्ति केंद्र में 17,000 लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाई है, अपनी स्लम की लड़कियों से जो ब्लैक बेल्ट मास्टर थीं, निर्भया के टाइम में। हाँ, निर्भया कांड जब हुआ था, उस समय एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट निकला था, तो महिलाएं चाहिए थी, गर्ल्स चाहिए थी, जी, जी, एमसीडी जूनियर स्कूल्स में हुँ, भेजने के लिए, प्राइमरी स्कूल में भेजने के लिए। हुँ, तो हिट शाउट एंड रन का प्रोजेक्ट हुँ, हमारे हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट टाइक्वांडो एकेडमी की तरफ से 25 लड़कियां गईं, जी। और उन्होंने 17,000 लड़कियों को कवर किया था। बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं को लेकर आप लगातार स्ट्रगल नहीं कहूँगा, आप उनके आवाज उठा रही। आवाज़ उठा रही हैं, क्योंकि स्ट्रगल तो अलग बात होगी। हाँ, नहीं, नहीं, मैं आवाज़ आवाज उठा उठा रही रही हूँ। अब तक आप संतुष्ट हैं कि आवाज उठाने, देखो, प्राइज मनी सेम हुई, हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हाँ, ये 85 में हुआ था, 85 में नहीं तो अलग अलग प्राइज मिलता था। हाँ, उसके बाद ये जो CWG का करप्शन हुआ, हाँ, तब मैंने आवाज़ उठाई। कॉमनवेल्थ जब गेम। हाँ, हुँ, जब रेसलर्स सड़क पे बैठी, तब मैंने महिलाओं ऑल्दो के लिए, हाँ, हाँ, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। और अ, जब हमारे कोई भी महिलाओं के कोई भी मुद्दे आते हैं, उस पे मैं किसी से डरती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हाँ, मैं किसी की जी हजूरी नहीं करती, जी, है ना? मैं एक फ्रीलांसर हूँ। तो आवाज़ उठाने से मुझे अच्छा लगता है। एलीट का ये जो फंडा है इंडिया में, ये मैंने ही शुरू किया था कि हाँ, हमारे हिंदुस्तान के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रनर्स हैं मैराथन में, उन एलीट को तवज्जो मिलनी चाहिए। हाँ। और ये 2006 में मैंने शुरू किया, और उसके बाद आज सभी मैराथन्स में एलीट को इज्जत दी जाती है। जी, बिल्कुल। आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, वही हो गया कि मगर के मुँह से कुछ निकालना, आप उसके मुँह से कुछ निकाल रही हैं। तो कोशिश तो हाँ, करते हैं। ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जो पद प्रतिष्ठा सब में बहुत बड़े होते हैं और उनके पास इतना पावर है, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरे तो जैसे कहते हैं ठप्पा लग जाता है। हाँ, शी इज़ ऑलवेज फाइटिंग फॉर राइट्स। हाँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, सच के लिए लड़ती हूँ, आवाज़ उठाती हूँ, कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए। तो जो नुकसान हो गए ना, ये अवार्ड नहीं मिले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ। हाँ, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने नहीं मैम, ये पूरी कैसे करें? लाइफ में, आपको तो गोल्ड मेडल, अच्छा, आपको वैसे इतने तो मिल जीते गए। हुए अवार्ड तो हाँ, मुझे मिले हैं। हाँ, और दूसरा, मुझे सरकार का गवर्नर अवार्ड भी मिला हुआ है, मुझे हाँ, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी मिला हुआ है, मुझे कल्पना चावला अवार्ड भी मिला हुआ है, मुझे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड भी मिला हुआ है। हुँ, तो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
जो जिनको हम नहीं जानते हैं हाँ। वो हमें चुनते हैं। तो स्पोर्ट्स कोटा से जॉब भी मिलती है स्पोर्ट्स आपको? कोटा मेरा क्या हुआ था, जैसे हाँ। मैंने NIS डिप्लोमा किया था 1987 में, हाँ, तो उस समय मैं बॉस्टन गई हुई थी, तो मैं इंटरनेशनल मैराथन रनर थी और मैंने NIS किया। तो उस वक्त ना हम जितने भी NIS डिप्लोमा किए हुए होते थे अगर हम अप्लाई करें तो हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जॉब देता था, डिप्टी डायरेक्टर से हमारा अपॉइंटमेंट होता था। जी। मेरे पास डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट का लेटर आ चुका था, बट मेरा हस्बैंड क्योंकि आर्मी ऑफिसर था तो उसने बस एक सेंटेंस पूछा कि यू वांट टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स। 87 की बात है, जी। तब मैं एशियन चैंपियन नहीं बनी थी। यू वांट टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स और यू वांट टू डू 9 to 5 जॉब। तो हमने बड़े तड़ी से कहा आई वांट टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स, तो उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया। जी। बस एक दिन हम रोए थे कि मेरा अपॉइंटमेंट, SAI में हमको डिप्टी डायरेक्टर मतलब बनाए थे। आप जॉब मिल गई थी आपको? हाँ, मुझे कॉल लेटर आ गया था। हाँ। हाँ, तो उन्होंने फाड़ दिया कि भाई जब आपको एक्सेल करना है स्पोर्ट्स में, हाँ। तो स्पोर्ट्स कोटा में तो मैंने क्यों नहीं किया ये मैं बताया। तो ये हुआ कि डिप्टी डायरेक्टर बन के आप स्पोर्ट्स नहीं कर पाओगे इस लेवल पे जिस पे जाना है मैराथन में। जो स्पोर्ट्स कोटा की आप बात कर रहे हो, हमने रेलवे में पता किया तो खलासी की नौकरी देते हैं, कंडक्टर की नौकरी देते हैं। अब हम MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब वो कुछ मुझे जमा नहीं, चीफ इंजीनियर की वाइफ, आर्मी ऑफिसर, चीफ इंजीनियर की बेटी, आर्मी ऑफिसर की वाइफ, और मैं बस कंडक्टर। तो भाई ये तो अब अपने को जमा नहीं, पढ़े लिखे थे ना तो अपने को जमा नहीं। स्पोर्ट्स में अब जाके ये DSP वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, पहले उस जमाने में सिर्फ आपको क्लास 3 जॉब मिलती थी स्पोर्ट्स कोटा से, चाहे आप कितने ही अच्छे हो। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, धोनी की मूवी देखी है ना? हाँ, वो भी तो बस कंडक्टर की था। धोनी की मूवी देखी है ना? हाँ। तो मतलब जॉब वो TT। हाँ। तो TT इज बस नहीं, नॉट बस कंडक्टर, ट्रेन। टिकट कंडक्टर। यस, बात तो एक ही है ना, मतलब जो अब मिलती है रिस्पेक्टफुल जॉब, तो कब मिलना शुरू हुई है? 20s में मिलना शुरू हुई है। तो हम तो 2006 में रिटायर भी हो गए थे। ये करंट वालों को मिलती है, जिससे कि आपको स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिल गई, आपको पूरा फ्री छोड़ा जा रहा है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, आप इतना बढ़िया बात करती हैं, इतना बढ़िया बोलती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी पार्टी प्रवक्ता होना चाहिए? मैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ना, उससे बहुत घबराती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो क्योंकि इनके अगेंस्ट ही तो आवाज़ उठाइए ना। लेकिन मैं हमेशा, क्योंकि अगर जैसे आपने बोला अच्छा बोलती हूँ और अच्छा करती हूँ, तो अगर कभी मैं नॉमिनेट हो गई ना कहीं भी, कभी मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं काम करने वाली महिला हूँ। बिल्कुल, मतलब मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि मैं सवाल लगातार पूछ रहा हूँ, धारा प्रवाह बोल रही, कहीं आपका ना फब्बल हो रहा है ना कहीं आप रुक रही हैं, आप नॉन स्टॉप एक बात को रख रही हैं। चलिए ठीक है, मेरा सवाल अगला कि कभी आपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जोड़कर, जैसे ट्राइबल देख ले, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को जोड़कर मैराथन के लिए कुछ ऐसा कैंपेन किया हो, कुछ ऐसा कि जो उनको आगे लेकर आए? हाँ, तो मैं ये बताती हूँ कि मैं गांव नहीं गई, लेकिन जैसे ही खिलाड़ियों को पता चला कि सुनीता गोदारा मैडम हैं, वो ना जो अच्छा दौड़ते हैं उनको मदद करती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका फ्री होटल वगैरह करवाती हैं बिग मैराथन्स में। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी। कोई गांव का बच्चा, उसने मुझे कॉल किया कि मैडम जी मैं 1 घंटा 6 मिनट में दौड़ता हूँ हाफ मैराथन, तो मतलब एलिट है। मैंने कहा तुम तो क्वालिफाई करते हो मेरा क्राइटेरिया। तो बोला मैडम जी मेरे को ना, मेरी एंट्री नहीं हो रही है, मेरे को एयरटेल मैराथन में एंट्री करानी है। उस समय उसको दिल्ली आना था, कहीं गाँव से उसने फ़ोन किया था। तो सुनिए हमको क्या फेस करना पड़ता है, मतलब गांव के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। मैंने कहा ईमेल आईडी है कोई, हम आपको ईमेल आईडी में सारा मैसेज भेजेंगे। तो बोला मैडम जी वो तो क्या होता है? तो मैंने कहा ऐसे किसी के कंप्यूटर वाले के पास जाओ और अपना ईमेल आईडी खुलवा लो। तो वो बंदा नेक्स्ट डे फ़ोन करता है, मैडम जी ईमेल आईडी खोल दिया। क्या है? तो जो भी नाम था उसका याद नहीं है अभी मुझे, 10 साल पहले की बात, 10-20 साल पहले की बात है, शुरू की बात। तो बोला अशोक, और उसके बाद लगाइए बुंदी, फिर लगाइए शर्मा, और फिर ना एक C बना के गोला बना दीजिए @ yes. हाँ, और उसके बाद मैडम जी लिखा है कम, अब उसको कॉम बोलना नहीं आया। इस तरह के बच्चों को मैं शहर लेके आई हूँ, बिल्कुल रॉ। एक मणिपुर से मेरे पास कॉल आया था कि मैडम हमें ना कोई ना एंट्री नहीं देता है। हम वो 1 घंटा 8 मिनट की दौड़ता था, तो मैं 1 घंटा 10 मिनट तक के जो लड़के दौड़ते हैं हाफ मैराथन, उनको मैं अपने एलीट क्लब में लेती हूँ। तो बोला मैडम जी हमको सपोर्ट चाहिए आपका। तो मैंने फिर ऑर्गेनाइजर से बोला, मैंने कहा लेट हो गया था वो,
तो मैंने कहा इसकी तो एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि उसने ये शब्द बोल दिए, हम लोग दूसरे तरह दिखते हैं ना, इसलिए हमको ना दिल्ली और बम्बई में ना एंट्री इंफीरियरिटी नहीं कॉम्प्लेक्स, मिलती। मतलब सिक्किम वाले हैं, हाँ, हाँ, मणिपुर वाले जी हैं, जी, तो हमको ना वो लोग ना एंट्री नहीं देते हैं। लेकिन उसको ये नहीं मानता कि प्रोसीजर नहीं फॉलो करता है, इसलिए एंट्री नहीं मिलती है। तो मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, तुमको एंट्री मिलेगी। अच्छा सुनीता मैम, एक सवाल और मेरा आपसे, थोड़ा जिम, आजकल बच्चे बड़े जिम कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, तो उनको लग रहा है हम भी मैराथन कर लेंगे। ट्रेडमिल पे दौड़ना और बाहर दौड़ना क्या अंतर है, उनको समझाइए। क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ ट्रेडमिल इज एज बैड एज रोड। जितना रोड रनिंग करने से आपके घुटनों पे जारिंग इम्पैक्ट पड़ता है, उतना ही ट्रेडमिल में दौड़ने से। दूसरा नुकसान, ट्रेडमिल में जब आप दौड़ते हैं तो आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हैं, आप जितना भी कहो वहाँ फ्रेश एयर नहीं होती है। आपके आसपास जो भी पार्क हो वहां पर जाइए, वहां पर दौड़िए, कच्चा देखिए, ग्रास देखिए, वहां पर दौड़िए। ट्रेडमिल, भाई स्पीड वर्क ही करना है तो स्टेडियम चले जाइए। ट्रेडमिल पे वार्म अप कर लिया तो ठीक है, बट आप सोचो 1 घंटा उसी में दौड़ के हम अच्छा मैम, अगर मान लीजिए कोई ट्रेडमिल कर रहा है तो उसको कितने मिनट करना चाहिए, 5-10, कोई लिमिटेशन है? भाई 15 मिनट करके आप वार्म अप हो जाइए, उसके बाद अपना जिम कर लीजिए। वो जिम का पार्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रेडमिल 15 मिनट करते हैं तो वो जिम का पार्ट हो गया, तो उतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन कोई घंटा घंटा दौड़ रहा है कि मैं रनिंग बाहर ना जाके और जिम में ही करूंगा, तो वो अपने घुटनों को कष्ट दे रहा है। अच्छा मैम, ये आप बोल रहे हैं कि जो सड़क पर दौड़ना होता है वो भी कष्टदायक है, पार्क मतलब मिट्टी वाले जमीन पे जो दौड़े? सबसे अच्छा टेरेन माना जाता है रनिंग के लिए कच्ची मिट्टी, है ना। पहले हमारे जमाने में तो सैंड रनिंग हुआ करती थी, तो हम स्ट्रेंथ रनिंग के लिए सैंड रनिंग किया करते थे। और ग्रास रनिंग बहुत अच्छी होती है, उससे आपकी मसल्स रिकवर होती हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, अब 7 दिन है आपके पास, कभी कच्चे में चले गए, कभी पक्के में चले गए, कभी ग्रास पे चले गए, तो इस तरह से वैरायटी देनी चाहिए जिससे कि प्रेशर पॉइंट डेवलप ना हो बॉडी में, और स्पेशली लेग्स में, और इंजरी ना हो। अच्छा, रनिंग करते समय जो मैराथन धावक हैं, दौड़ने वाले हैं, उनको डाइट में क्या विशेष कुछ खान पान का ध्यान रखना पड़ता है? डाइट का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा जो मौसम का फ्रूट होता है वो ज़रूर, बस ये मैं कहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा हाई ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आजकल जो 5 बीज का जो कॉम्बिनेशन है, पम्पकिन सीड हो गए, चिया सीड हो गए, खरबूजे और तरबूज के बीज हो गए, इस तरह से आजकल मार्केट में मिलता भी है। क्योंकि जब से कोरोना हुआ है ना, तो आयुर्वेदा का बहुत ज़्यादा करके, और ये सब बीज तो जितने बीज हैं वो भी खाओ। बादाम और काजू, ये तो बहुत फैटनिंग होते हैं, उससे अच्छा बीज लो। दूसरा, अदरक और लहसुन, इसकी चटनी रोज आपके खाने में होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, रागी हो गया, फिर बेसन हो गया, और बॉयल एग हो गए। अगर आप नॉन वेज हैं तो रेड मीट कम खानी चाहिए। अपनी बॉडी कंपोजिशन को सही रखना चाहिए। जितने आप पतले रहेंगे उतने अच्छा रनिंग कर पाएंगे। आई वॉज डिक्लेयर्ड द मोस्ट इम्प्रूव्ड मैराथन रनर ऑफ इंडिया इन 1988, क्योंकि मेरे ऊपर पूरी रिसर्च हुई डाइट से कैसे 9 किलो वजन कम किया जाए। अरे वाह, मतलब मैं 54 केजी की सुनीता इंडिया में दौड़ रही थी, लेकिन टाइम मेरा अच्छा नहीं था। टाइम था वही 3:20 मैराथन में। और मैंने 88 में जब पूरे डाइट कंट्रोल के साथ प्रॉपर फूड मील लेके, पूरे न्यूट्रिएंट्स लेके जब मैंने किया है जी, तो 45 मिनट्स का कट किया था टाइम, और मैंने पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2:49 करके जीती थी। बिल्कुल। अच्छा मैम, मिल्खा सिंह से आपकी मुलाकात हुई है? बहुत बार। और मिल्खा सिंह की फिल्म भी आई। हाँ, तो क्या मैं मानूं कि आगे सुनीता जी की भी फिल्म आ सकती है? नहीं, कई लोगों ने सोचा तो है कि हम आप पे फिल्म बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्री तो बना चुके हैं, बड़ी प्यारी प्यारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है मेरे पे, लेकिन फिल्म नहीं बनी है, और जब बनेगी तो देखते हैं। बिल्कुल, जरूर देखेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे कि अब महिलाओं को लेकर बहुत सारे, अब जो है आधुनिकता की बात करते हैं, आपने अब उस दौर की बात करी जब महिलाओं को चीज़ें नहीं हुआ करती थी। आज की ज़माने की महिलाएं तो कहते हैं कि पुरुषों के बराबर सब कुछ पैरेलल है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो दौर बहुत अच्छा था जब स्ट्रगल करके आगे बढ़ी, या आज सब कुछ कंफर्टेबली सब कुछ मिल रहा है महिलाओं को, ये दौर सही है? आज वाले तो बहुत लकी हैं। हम थोड़ा सा जद्दोजहद के साथ, जुनून था इसलिए कर पा रहे थे। आज हर
कॉर्नर पे, हर नुक एंड कॉर्नर पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। मैराथन में तो इतना ज़्यादा बदलाव आया है, कहाँ हमारे ज़माने में 400 लोग दौड़ते थे, 400 मेल और 6 या 10 महिलाएं जो सब फास्ट होते थे वही दौड़ते थे, जिनके अंदर स्पोर्ट्स का कीड़ा था वही दौड़ते थे। लेकिन आज के ज़माने में हर महिला, हाउसवाइफ हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एनी प्रोफेशनल्स, वकील, मतलब कई प्रोफेशन मैंने नहीं ले रहे हैं, लेकिन सारे प्रोफेशन वाले सब शौकिया दौड़ते हैं। क्योंकि आजकल मैराथन एक फैशन, फिटनेस के लिए बेस्ट, क्योंकि उसके लिए कमिटमेंट चाहिए ना, आपको प्रैक्टिस तो रोज करनी पड़ेगी, तो फिटनेस वैसे ही आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक राजनीति से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने राजीव गांधी का जिक्र किया। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब से आप नरेंद्र मोदी तक अभी आप एकदम फिट हैं। तो आपने अगर देखा, कौन सा प्रधानमंत्री आपको सबसे अच्छा लगा जो स्पोर्ट्स को लेकर बहुत एक्टिव रहा है, स्पोर्ट्स को लेकर महिलाओं को, पुरुषों को, सबको, बच्चों को मौका दे रहा है? क्या आपको क्या लगता है बेस्ट कौन रहा है? अब ये मत कहना कि क्योंकि आज का प्राइम मिनिस्टर है इसलिए। मेरे को बहुत जेलसी हुई थी जब अभी के जो विनर्स हैं उनके लिए प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं और उनको बुला रहे हैं, उनके साथ में मुलाकात हो रही है, हर जगह उनका नाम लेके बोल रहे हैं। तो ऐसा मैंने मलेशिया में देखा था। मलेशिया में जो प्रधानमंत्री थे, हम जब मैराथन विन करते थे तो प्रधानमंत्री साथ होते थे, अप्रिशिएट करते थे। मैं एज ए इंटरनेशनल रनर होती थी, तो हम तब सोचते थे कि हम जब यहाँ आते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स में वो जज्बा नहीं होता है। लेकिन आजकल तो आप अलवर मैराथन देख लो, तो कहीं की भी मैराथन देख लो, जो मंत्री कर रहे हैं, मंत्री अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कह दिया है, सारे सांसद खेल महोत्सव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे टाइम में वो एक्सपोजर नहीं था और नेताओं को कोई मतलब नहीं था इतना। तो मुझे लगता है कि अगर आज के ज़माने में, देखो उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, मैं आज के ज़माने की होती, आहा क्या मज़ा आता। मतलब आप क्या कह रही, खुल की बोली ना, मोदी जी इज द बेस्ट, यही कहना चाह रही हैं? नहीं, कई चीज़ों में नहीं भी होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए जिस तरह से एक विलिंगनेस दिखाई है ना, उस वजह से दूसरे मंत्रियों ने दिखाई है। उस वजह से खेल सांसद महोत्सव शुरू हुए, खेल महोत्सव। तो ना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी एक्सपोजर मिला है। तो जो चीज अच्छी हुई है वो तो बोलूंगी ना। बिल्कुल। मीन्स ये आप कह रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर लोग आ रहे हैं, मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छे से मोदी जी ट्रीट कर रहे हैं, और इवन अभी गिफ्ट लेके जो मिला है वो भी लेके आ रहे। कुछ लोग टोपी भी पहना रहे। मुझे एक वाकया याद है, पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी, हाइट में छोटा, मोदी जी लंबे, और मोदी जी देखे, लेकिन उसकी भावनाओं को समझे, मोदी जी बैठ गए, बोले भैया आप टोपी पहना लो। सो नाइस, है ना। ये तो हो रहा है टॉप लेवल के साथ। काश कि यही चीज ग्रास रूट लेवल के साथ भी होने लगे। क्योंकि देखो, जब कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, तो जब आसमान के सितारों को तो सब पूछते हैं, लेकिन ग्रास रूट पे आज भी खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके लिए CSR है, सब कुछ है। क्या करना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी बना दें कि CSR सिर्फ गरीब बच्चों के लिए होगा, गांव के बच्चों के लिए होगा, अंडर प्रिविलेज के लिए होगा। कितना मजा आ जाएगा। वैसे तो है, लेकिन क्या होता है, कई कंपनीज फिर वो टॉप लेवल के ढूंढती हैं कि भाई ओलंपिक का हो, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हो, एलीट लेवल का हो। जबकि CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ ग्रास रूट लेवल के लिए होना चाहिए। मैं तो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर ये शुरू हो गया तो उनको वो एक्सपोजर मिलेगा, फिर वही तो आगे बढ़ेंगे। इतना लंबा दौर, इतना संघर्ष, इतने अचीवमेंट्स, तो सुनीता जी कभी टूटी, कभी रोई? नहीं, मुझे ना, जैसा मैं जो कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं। थकान महसूस हुआ? नहीं, मुझे अभी, मैं 66 की हो गई हूँ, 67 की हो जाऊंगी सितंबर में। और मेरे साथ जो यंगिस्तान है 25 साल वाले, मेरा जो मेरे साथ असिस्टेंट कोच वगैरह सब 25 साल के होते हैं, और जिनको मैं ट्रेन करती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ ये रनिंग की, वो 18 साल से लेकर 67 ईयर्स तक के होते हैं। कभी भी किसी ने मुझे टायर्ड नहीं देखा होगा, या नो टायर्ड नो रिटायर्ड। हाँ, रिटायरमेंट की तो बात ही नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि अभी और 20 साल बाकी है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल में, विदेशों का आपका दौरा बहुत ज़्यादा रहा है,
और भारतीय संस्कृति को आपने रिप्रेजेंट किया। मैंने सुना है कि एक बार आपको मशाल भारत में नहीं उठाने का मौका मिला तो कहीं विदेश में जाके मिला। ये मलाल रहा कि भारत में मैं अगर इंडिया में उठाती, इंडिया की तरफ से उठाती, वाक़या अगर मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, आप उसको बताएँ ना। आप अच्छा, यहाँ पर जब 1996 में जब ओलंपिक्स हुए, हाँ, पहली बार मशाल दौड़ शुरू हुई हाँ, और उसमें मुझे स्पेशली अटलांटा ओलंपिक्स 1996 के जो टाइटल स्पॉन्सर थे कोका कोला, वहाँ की तरफ से इनविटेशन आया। तो मैं इंडिया की एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं गई थी वहाँ पे, और 5 किलोमीटर्स मुझे जॉर्जिया टाउन में जहाँ ओलंपिक्स हो रहे थे वहाँ पर टॉर्च के साथ दौड़ने का मौका मिला। जब 2010 में यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हाँ, तो मुझे याद भी नहीं किया गया, है ना। तो उस समय थोड़ा सा मलाल होता है, लेकिन उसके बाद जब CWG में करप्शन हुआ और जब सुनीता गोदारा ने आवाज़ उठाई और फिर वो एक आंदोलन बन गया, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब वो आंदोलन बन गया तो फिर बिल्कुल। मेरे पास 2 पोस्टर हैं आपके, मैं चाहूँगा इसके विषय में आप बताएं। पहला पोस्टर ये मेरी हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट एक संस्था है जो हमने 1994 में रजिस्टर करी, और इसको पूरे कितने साल हो गए, 1994 से 2006, तो 32 साल में हमने इसके द्वारा जो जितने भी जो मैंने बाहर सीखा था, रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, HIV एड्स अवेयरनेस रन, TB अवेयरनेस रन, गवर्नमेंट के साथ मिलके वर्ल्ड टूरिज्म डे पे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ पे, योगा डे पे मैं प्रोग्राम्स करती हूँ। पोस्टर नंबर 2 ये क्या है मैम? ये चैंपियंस रन है। मेरी बर्थडे जब 50 साल की मैं हुई थी तो मैंने ये चैंपियंस रन शुरू किया था। तब तो 250 लोगों के साथ शुरू किया था। अब ये 3000 के साथ वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन, क्योंकि सितंबर में मेरी बर्थडे है और सितंबर में ही वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है, तो उस दिन हम इस चैंपियंस रन को करते हैं। और उसमें वर्ल्ड टूरिज्म डे में दिल्ली गवर्नमेंट भी, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी, गांधी दर्शन भी और बहुत सारे कॉरपोरेट्स, वो सब हमारे पार्टनर होते हैं। देखिए सुनीता जी, अगर सवाल तो आप तो इतना लंबा अनुभव, हजारों सवाल मैं पूछूं उसका आप जवाब दे देंगी। मैं एक चाहता हूं कि ऐसा कोई सवाल जो छूट गया हो या आप बताना चाहती हैं कि ये बात मैं बता देती, आप उसको बता दीजिए, फिर उसके बाद हम रैपिड फायर खेलेंगे 1 मिनट का, तो वो अच्छा। जल्दी सवाल होगा। ओके। तो मैं एक बताना चाहती हूँ, अभी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि मंत्रालय का ही पार्ट है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री का पार्ट है, उनके ना बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर एक्साइज, कस्टम, BSF, SSB और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, उनको वो हैप्पी फीलिंग देने के लिए मुझे चुना गया और हमारा हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट का MOU साइन हुआ। हमने 4 उनके बॉर्डर कवर किए, बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर, और वहाँ जाकर उनको जो फिटनेस रन कराया, काश ऐसा मैं हमेशा कराती रहूँ, क्योंकि इन्हीं के बॉर्डर नहीं होते हैं, और भी बहुत होते हैं, और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं। क्योंकि ये जो कम्युनिटी के लोगों को जोड़ के जो काम करना होता है, जैसे मैं स्केचेस क्लब चला रही हूँ, उसमें 18 साल से लेकर 67 तक के खिलाड़ी आते हैं मेरे पास। मैं उनको मैराथन की ट्रेनिंग देती हूँ, रनिंग की ट्रेनिंग देती हूँ, और वो फ्री है। तो मुझे ये सब कम्युनिटी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। वाह, वेरी नाइस। चलिए मैम, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन और रैपिड फायर, अब आपको जल्दी जल्दी जवाब देना होगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। मेरा सवाल, सुनीता गोदारा जी अभी क्या है? डॉक्टर सुनीता गोदारा। थक गई हैं? बिल्कुल नहीं। आगे लड़ेंगी? बिल्कुल। और स्पोर्ट्स को लेकर आपका क्या कहना है, मैराथन को लेकर एक शब्द में? बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज की युवक और युवतियां, आज की लड़की बराबर हैं। पहले इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी आपने फील किया? मैंने तो कभी, तभी तो मैं आगे बढ़ पाई ना। जो महिला इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करेगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी ना। निकलो बाहर। पुरुषों को ज्यादा तवज्जो मिला, महिलाओं को कम मिला, फिर उस समय आप कभी टूटी? नहीं, क्योंकि मैं चैंपियन थी तो मुझे वो फेस नहीं करना पड़ा। विदेशों में ज्यादा सम्मान मिला कि इंडिया में? विदेश में। इंडिया में क्यों नहीं? पता नहीं, जो सम्मान देते हैं वो सोचे। सुनीता गोदारा कोर्ट तक पहुंच गई। हाँ, वो PIL के लिए पहुंची ना, डोपिंग के अगेंस्ट किया, फिर कॉमनवेल्थ में करप्शन के अगेंस्ट किया। 2 अवार्ड हाथ से चले गए, अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। ये जो अवार्ड हैं ये ना अप्लाई नहीं होने चाहिए। मिल जाता तो किसी क्या के होता? रिकमेंडेशन से नहीं मिलनी चाहिए। मिल जाता तो क्या जो होता? डिजर्विंग होता है वो। अगर ये मिल जाते तो तब मैं कहती कि हिंदुस्तान में ज्यादा इज्जत मिली। फिर इसके बाद आगे का कैसा सफर रहने वाला है?
अभी हम जो काम कर रहे हैं उसी को और अच्छा कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ कॉर्पोरेट्स जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम और अच्छा कर पाएंगे। अभी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है और उसके साथ मिलके मैं काम करती हूँ तो अभी जब और फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया। यस। तो जो जो खेलो इंडिया में हो रहा है, जो फिट इंडिया में हो रहा है, मैं ये पिछले 30 साल से कर रही थी। अब क्योंकि इस सरकार में उसको बहुत तवज्जो दी जा रही है तो जो कुछ मैं कर रही हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हरियाणा की बात हो गई यहाँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है। बेटियों को बचाने की जरूरत है। हाँ अभी भी ग्रास रूट लेवल पे तो है, लोअर तबके में तो अभी भी है। बेटियों को क्या संदेश देंगी? देखो भाई, बेटियों को मैं ये संदेश दूंगी कि अब जो उनके माता पिता अगर सुन रहे हैं मुझे, तो तुम्हारी बेटियां किसी से कम नहीं है। पहली बात तो उनको मौका दो। अगर मैंने की लड़कियों के साथ काम किया और मैंने देखा है उनको जब मौका मिलता है ना तो वो बहुत अच्छा कर जाती हैं। हम शहर वाली जो पैम्पर्ड हैं, क्योंकि वो पैम्पर्ड नहीं होती, उनको दमखम उनमें इसलिए ज़्यादा होता है कि वो मेहनत कश होती हैं। उनको बहुत स्ट्रगल से वो आगे आना चाहती हैं। तो जो जिनके अंदर स्ट्रगल या मेहनत कश जो इंसान होता है ना वो आगे बढ़ता है। तो जो आज की कन्या है, अगर तुम कभी भी ऐसा मत सोचो, परेशानियां किसको नहीं आती, लेकिन क्या राजनीति में करियर देख रही हैं आप? राजनीति में मैं सिर्फ नॉमिनेशन के लिए ना नहीं करूंगी, इलेक्शन कभी नहीं लड़ूंगी। ये मैंने पहले से ही सोचा हुआ है। मुझे इलेक्शन के जो तरीके हैं ना लड़ने के, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। प्रवक्ता बन गई तो किसी पार्टी का? अरे वो देखो, मैं सच बोलती हूँ तो प्रवक्ता वही होता है जो थोड़ा सा पार्टी लाइन पे बात करता है, तो शायद मैं उसमें अनफिट हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दर्शकों, सुनीता गोदारा से हमने एक सवाल पूछा, कई सारे ऐसे सवाल हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, उनका मैराथन का दौर कैसा रहा पहले और अब में, और उन्होंने तारीफ भी कर दी है मौजूदा सरकार की जिस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा। अगर उनके टाइम में रहता तो शायद और कुछ हो सकता था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी। नमस्कार।